गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो बच्चों, लास्ट डे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, अतीत की झलकियाँ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट वो समझेंगे। देखो ऊपर जो आपके दिया गया है, ऊपर आपको ये देखिए कंपैरिजन चेक भी दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर के जो है वो कंपैरिजन चेक आपको सिर्फ बुक में ही फिल करने हैं, उसमें आपको कॉपी में इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको चैप्टर को देखकर आपसे कोई चीज़ पूछी गई है। यहाँ आपसे कहा गया है कि लुक एट पिक्चर फर्स्ट, कि अगर आपके पास बुक है तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पहली पिक्चर को देखो, जो आप लुक एट पिक्चर फर्स्ट एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, कि आप पिक्चर को देखिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जहाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग कौन सी लाइन से हुई है, कौन सा वास्तविक सॉन्ग था हिंदी का जिससे जो है इसकी इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। एंड हु इज़ द सिंगर, और उस गीत को गाने वाले कौन सिंगर है, कौन गायक है। हु इल्स डू यू सी इन द पिक्चर, आपको उस पिक्चर में और कौन कौन लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ही पिक्चर में देखा था कि वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इसके अलावा जो है वो इंदिरा गांधी, ये सब बैठे हुए थे, और जो गीत गा रही थी वो लता मंगेशकर थी, और जो गीत गाया गया था वो ये था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो आप इसमें आराम से आंसर लिख सकते हैं। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द original song in Hindi are as following. The singer is Lata Mangeshkar. We see Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and also Lal Bahadur Shastri in this picture. ये आपका इसमें आएगा, ये आपको पिक्चर देखकर करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। जब आप सेकंड पिक्चर देखते हैं, सेकंड पिक्चर जो आपको उस चैप्टर में दिखाई दे रही है, उसमें जो सुपीरियर वेपन्स दिए गए हैं, यानी कि सबसे अच्छे हथियार जो का जो उल्लेख किया गया है, उस सबसे अच्छे हथियारों से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंपनी के जो सुपीरियर वेपन्स थे उससे हमारा मतलब जो था वह उस समय की आधुनिक बंदूकों के साथ साथ उनकी वो सारी तरीके थे जिसमें आप कूटनीति को ले सकते हो, ताकत को ले सकते हो, नियम को ले सकते हो, कानून को ले सकते हो, जिसका यूज़ लेकर उन्होंने भारतीयों को गुलाम बना दिया था। तो इसमें आप लिखोगे, बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स वी मीन लेटेस्ट गन्स अलॉन्ग विथ ऑल देयर डिप्लोमेसी स्ट्रेंथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका देखिए, हु इज़ एन आर्टिशन, वाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड। पिक्चर 3, जब आप पिक्चर तीसरी जो पिक्चर है उसे जब आप देखते हैं तो आपसे उसी को देख के बताइए कि शिल्पकार कौन होता है। आर्टिशन मतलब शिल्पकार, ये शिल्पकार होता कौन है, और तुम्हें कैसे लगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा शिल्पकारों को भी पीड़ित किया गया था और कैसे किया गया था। तो देखिए, शिल्पकार जो होता है, आर्टिशन जो होता है, एक कुशल कारीगर होता है, और वहाँ अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से आर्टिशन को परेशान किया था कि जो कारीगर थे उन लोगों के अंगूठे अंग्रेज़ों के द्वारा काट दिए गए ताकि वो अच्छी चीज़ें बना नहीं सकें। इस प्रकार जब भारत में अच्छी चीज़ें बनती ही नहीं थी तो भारतीयों को मजबूर होकर बाहर से आने वाली जो ब्रिटिश चीज़ें थी उन्हें खरीदना ही पड़ता था। तो इसमें आप लिख सकते हो, एन आर्टिशन इज़ ए स्किल्ड वर्क्समैन, दे थम्स ऑफ एक्सपर्ट artisans were chopped off so that they could not make good things anymore. Thus the Indians had to buy British products. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। कि आपने सारे चैप्टर को जो है वो चित्र के अनुसार पढ़ा, लेकिन ऐसा कौन सी पिक्चर आपने देखी जो आपको बताती है कि विद्रोह की पहली चिंगारी लग चुकी थी। जो विद्रोह की पहली चिंगारी कौन सी थी, याद करो, हमने बताया था कि जो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सेना के लोग भारतीय थे उनके बीच में जो है वो असंतुष्टि फैल गई थी, और मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था वो पहली चिंगारी थी। उसके बाद से ही युद्ध की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो इसे आप लिख सकते हैं, पिक्चर 7 in my opinion reveals the first spark of the fire of revolt. It describes a सिपाही मंगल पांडे attacked the British officer of his regiment. तो देखो बेटा, ये कंपैरिजन चेक के क्वेश्चन आंसर थे।
लेकिन आपके लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कॉपी में करें। इस चैप्टर के कंपैरिजन चेक सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए थे। अब ये आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट देन यू डू इट। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ इन्हें, पर ये बुक में फिल हो नहीं पाएंगे सही तरीके से, तो बुक में फिल हो नहीं पाएंगे। तो बेटर अंडरस्टैंड के लिए आप चाहें तो इसे कॉपी में कर सकते हैं। अब हम हमारे आ जाते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे। तो देखिए, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? कि देखिए, क्या आपको लगता है कि भारतीय राजकुमार जो थे वह 1757 यानी कि 1757 में जो घटनाएं हो रही थी उसे देखकर उसके बारे में वो दूरदृष्टि से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, वो अल्प दृष्टि वाले थे, उन्हें दूर का भयानक परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था? तो यस, क्योंकि उस समय वह सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे थे और छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो आपस में लड़ रहे थे, जिसका फायदा ही अंग्रेज जो थे वह उठा रहे थे। वह जो हमारे भारतीय राजकुमार जो थे वो छोटे छोटे मामलों को निपटाने में अंग्रेज़ों की मदद लेते थे, जिससे अंग्रेज़ों की पकड़ जो है वो मजबूत होती जा रही थी। तो आप इसमें लिखेंगे यस द। अब देखिए, यस के बाद इसमें से बहुत सारे जो अब लाइन है वो क्वेश्चन में से ही आई है। तो देखिएगा, यस द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, यहाँ तक तो आपका इसमें ही आ गया है। इसके बाद आप लिखेंगे दे हैड बीन कॉलिंग विथ वन अनदर ऑन petty issues, they took help of Britishers to solve their issues। कि हाँ, भारतीय राजकुमार बहुत अल्प दृष्टि के थे, वे आपस में लड़ रहे थे और अपने मामलों के लिए भी वो अंग्रेज़ों की मदद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारतीय राजकुमारों को अपने वश में कर लिया था? तो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर में बार बार एक बात बताई है कि अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई थी। वो नीति थी फूट डालो और राज करो की नीति, जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, की फूट डालो और राज करो की नीति। तो आप इसे लिख सकते हो। देखो, पहले जो लाइन है वो आपकी इस क्वेश्चन में से ही आ जाएगी, जिसे आप लिखेंगे द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस बाय यूजिंग देयर पॉलिसी ऑफ वापस रिपीट कर रही हूँ, बाय यूजिंग देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बहुत शॉर्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्योंटो द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू say that every religion teaches the same principle। every religion teaches the same principle। कि देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा उन शब्दों के बारे में बताइए जिन शब्दों में उन्होंने कहा था कि हर धर्म का अपना सिद्धांत होता है और हर धर्म हमें एक ही समान सिद्धांत के बारे में सिखाता है। तो देखिए, यहाँ ये बात जो थी ये उन्होंने अपनी पत्नी से कही थी। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बात राजा राम मोहन राय ने अपनी वाइफ उमा से कही थी, जब समझाते हुए कहा था कि गायें अलग अलग रंग की होती हैं लेकिन सभी गायों का दूध तो एक जैसा ही होता है। ऐसे ही टीचर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी राय अलग हो सकती है लेकिन उनका उद्देश्य, उनके समझाने का सार हमेशा एक ही होता है। तो वही लाइंस आपकी चैप्टर में से आप लिख सकते हो। आपके लिए हिंट काफ़ी है, आपके पास अगर बुक है तो आप इजी गोइंग इसे लिख पाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ही टॉल्ड हिज वाइफ उमा, या फिर आप लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय टॉल्ड हिज वाइफ उमा। उसके बाद आप लिखेंगे जो चैप्टर में लाइंस हैं, काउज आर द डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस but the essence of every religion is the same। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, in what ways did the British officers exploit Indians? कि ब्रिटिश अधिकारियों ने किस प्रकार से भारतीय लोगों का उत्पीड़न किया था, उन्हें परेशान किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें हमारे, जिसमें हम सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए गए थे। उसके बाद एक एक्ट उन्होंने बनाया था कि किसी भी प्रकार के मुकदमे को दर्ज किए बिना ही भारतीयों को जेल में बंद किया जा सकता था।
अगला था जो हमारे यहाँ की जो कुशल जो शिल्पकार थे, आर्टिशंस थे, उनके अंगूठे कटवा दिए थे। उसके बाद जो है एक और चीज़ उन्होंने की थी कि इंग्लैंड से जो भी कोई चीज़ भारत में आती थी उस पर कोई कर नहीं लगता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट पॉइंट से पहले आपके जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से आप इस तरह से लिखेंगे, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वेज लाइक। अब फर्स्ट लिखिए इसमें, heavy taxes were imposed on farmer. Second, anyone could be jailed without trial in a court. Third लिखेंगे, they even cut the thumbs of expert artisans. And fourth है, the goods manufactured in England was free from import duty when brought into India। ये सारे पॉइंट्स भी आपके चैप्टर में आपको इजी गोइंग मिल जाएंगे। अब हमारे इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर्स तो पूरे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के नाम पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो नेम दिस पीपल, उन लोगों के नाम बताइए। द रूलर हु फाउट पीस्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, कि उस शासक का नाम बताइए जो अंग्रेजों से युद्ध करता हुआ मारा गया था, अंग्रेजों से युद्ध करता और लड़ता हुआ मारा गया। तो हमने इसमें एक शासक का नाम पढ़ा था जिनका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। तो आप लिख सकते हैं टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कि ऐसा व्यक्ति जो समाज को सुधारना चाहता था। इसमें नाम आया है आपका राजा राम मोहन राय। थर्ड देखिए, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने की सिफारिश की थी। इसमें नाम आया था, मैंने आपको बार बार बताया था, लॉर्ड मैकाले। क्या आया था, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट देखिए, टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवॉल्ट चॉइसेस में वेरी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो लोकप्रिय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने उस विद्रोह का नेतृत्व किया। आप चाहें किसी भी दो का बता सकते हैं। तो यहाँ हम जो है, ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन हम किसी दो का अगर कहेंगे तो यहाँ हमें नाम दिया गया था। एक तो थी हमारे बेगम हजरत महल और दूसरी थी नाना पेशवा साहेब, यानी कि पेशवा नाना साहेब। तो आप इन दोनों के नाम को लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखिएगा बेगम हजरत महल एंड सेकंड है पेशवा नाना साहेब। अब हमारा सिक्स देखिए आता है, मेंशन द फॉलोइंग, आपको इन्हें भी मेंशन करना है। टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस रिवेलिंग दैन, कि ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें सामाजिक रीतियाँ उस समय जो फैली हुई थी, समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई थी, उसके दो उदाहरण दीजिए। उस समय क्या था, आपको पता है, इसमें बताया था कि उस समय दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा धर्मगुरुओं ने उपदेश दिए थे। एक तो थी अनटचेबिलिटी और दूसरी थी चाइल्ड मैरिज। तो ये दो पॉइंट इसमें आ जाएंगे, देखिए, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, कि अंग्रेजों की जो सबसे ज़्यादा दमनकारी नीतियाँ कौन सी थी। आपको ऊपर भी बताया है अभी मैंने कि एक तो बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में डाल देना और दूसरा था किसानों पर भारी कर लगा देना। तो इसे आप लिख सकते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे, टू पुट एन इंडियन इन जेल विथाउट प्रायर ट्रायल इन ए कोर्ट। सेकेंड लिखेंगे, टू इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स। अब नेक्स्ट आपका आता है, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, कि वो दो कौन से तरीके थे जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो सामान्य जनता थी वो पीड़ित हो रही थी। सामान्य जनता में हमारे कौन आते हैं, किसान आते हैं। तो किसानों पर तो कर लगा दिया गया था। और दूसरा कौन थे, जो हमारे यहाँ के जो आर्टिशंस थे जिनके अंगूठों को काट दिया गया था। तो आप इसमें फर्स्ट तो लिखेंगे, फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली, फार्मर्स वर टैक्स्ड हैवीली। और सेकेंड लिखेंगे, द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट, द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। अब नेक्स्ट आपका आता है, फोर रीजन फॉर द डिसकंटेंट
दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि देखिए ऐसे चार कारण बताइए जिसके कारण सबसे ज़्यादा असंतोष जो था वो पैदा हो गया और फिर 1857 की क्रांति जो थी, स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो शुरू हो गया। तो देखिए एक पॉइंट तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सारा इसमें आ नहीं रहा था तो मैं आपको बोल कर बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि आपको बताया था कि एक नया भूमि कानून लागू हो गया था जिसके कारण संथाल लोगों ने अपनी ज़मीन को खो दिया था और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, संथाल्स हु लॉस्ट देयर लैंड्स गॉट डिस्परेट एंड दे रिवॉल्टेड। सेकेंड पॉइंट आप ये वाला लिख सकते हैं कि भारतीय लोगों को सेना में भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन जो वाइट सोल्जर थे यानी गोरे सैनिक जो थे उनमें और भारतीय सैनिकों के वेतन में और उनकी सुख सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर था, जिसके कारण जो सेना के लोग थे उनमें भी असंतुष्टि जो थी, डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसे आप लिख सकते हैं, द ह्यूज डिफरेंस इन सैलरीज एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडियन सिपाहीज एंड वाइट सोल्जर्स। अब थर्ड ये देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार मैंने बताया था कि सेना के लोगों को जो कारतूस चलाने के लिए दिए जाते थे वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए होते थे और जिन्हें चलाने से पहले क्या था, अपने मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसी को आप लिखेंगे, ब्राह्मीन्स कैम टू नो दैट, ब्राह्मण इस बात को जान गए थे कि कारतूसों को चलाने से पहले दांतों से काटना होता है और वह गाय और सुअर की चर्बी से बने होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, Brahmins came to know that the bullets they had to bite contained cow and pig fats। अब आपका लास्ट वाला जो है वो पॉइंट ये था कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो राजकुमार थे, उन्हें अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उनकी गद्दी से उतार दिया था। तो इसमें लिखेंगे आप, मैनी लोकल किंग्स एंड प्रिंसेस वर डिस्थ्रोन्ड, मैनी लोकल किंग्स एंड प्रिंसेस वर डिस्थ्रोन्ड। इसी के साथ बेटा देखो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, चैप्टर को रिवाइज कर लेना, यही आपका होमवर्क है। चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लेना। नेक्स्ट डे से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।